ढेला बाई सुरीली गायकी की अजीम तारीखी इबारत। सुरीले दिनों की दास्तान सुनना शुरू कर चुके तमाम कद्रदानों को नमस्कार और आदाब। आज जिस गायिका की दास्तान हम आपको सुनाने जा रहे हैं, उस गायिका का नाम सुनते ही आपके जहन में यह पहला सवाल आएगा कि ढेला बाई यह कैसा नाम है, ऐसा भी कहीं नाम होता है भला? तो आइए आज ढेला बाई पर गुफ्तगू का आगाज इसी मौजू से करते हैं। ढेला बाई की आवाज दरअसल गुड़ का ढेला थी, इतनी मीठी, इतनी बेहतरीन कि उनका नाम ही पड़ गया गुड़ का ढेला, और ढेला से ढेला बाई। नाम के मामले में ढेला बाई की आवाज हिंदुस्तान की टॉप 4 आवाजों में से एक मानी जाती थी। उस दौर में ढेला बाई को किराना घराना के उस्ताद अब्दुल करीम खां के बराबर माना जाता था। ढेला बाई की ठुमरी की स्टाइल को समझने के लिए सबसे ज्यादा मशहूर ठारे रहियो तू श्याम गगरिया में घर धर आऊं को यहां याद करना बेहद मुनासिब होगा। ढेला बाई की रिकॉर्डिंग तो कहीं महफूज नहीं रही, लेकिन उनकी एक शागिर्दा कुसुम दीवान बिल्कुल उन्हीं की तरह गाने की कोशिश करती हैं, जिनको सुनकर आप ढेला बाई की गायकी की स्टाइल का कुछ अंदाजा लगा सकते हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ढेला बाई का ताल्लुक बिहार के शहर गया से था, जहां जाकर अपने पूर्वजों को पिंडदान करना बहुतेरे हिंदू अपना फर्ज समझते हैं। वह शहर गया क्लासिकल मौसीकी के एतबार से भी बहुत अहम शहर रहा है। गया में ठुमरी की अपनी एक अलग ही शैली और गाने का एक अलग अंदाज रहा है। यहाँ पर चपलता से हटकर ठाह की ठुमरी विकसित हुई। यहाँ पंडों द्वारा आयोजित महफिलों में गायक या गायिका के साथ 3-4 हारमोनियम की संगत जरा हैरान करने वाली होती थी। पिंडदान के मरकज गया में पितृपक्ष के समय लोग पिंडदान करने आते थे और पुरबिया गायकी का आनंद लेते थे। वैसे तो ठुमरी के साथ संगत में सारंगी बजती थी, लेकिन ठुमरी गायन में हारमोनियम पर संगत की शुरुआत ग्वालियर के भैया गणपत राव ने गया में ही की थी। बाद में उन्हीं से कई लोगों ने गया में हारमोनियम बजाने की तालीम ली। कोलकाता से पूर्वी गायन के फनकार पंडित रामूजी मिश्र जब गया आए, तो उन्होंने गया गायकी को एक नया विस्तार और आयाम दिया था। उन दिनों ढेला बाई अपनी सुरीली गायकी की बुलंदी पर थी और पूरे सूबा बिहार में उनकी सुंदरता और गुलकारी के खूब चर्चे थे। ठुमरी हिंदुस्तानी क्लासिकल मौसीकी की वह स्टाइल है जिसमें रस, रंग और जज्बात को बहुत अहमियत दी जाती है। आम लोगों के मनोभाव के रस में लिपटी हुई हर दिल अजीज ठुमरी अलग अलग तरह के जज्बात को जाहिर करने वाली क्लासिकल मौसीकी की वह शैली है जिसमें असल रस श्रृंगार रस होता है। इसमें रागों के मिश्रण होते हैं, जिसमें एक राग से दूसरे राग में जाने की छूट होती है। ठुमरी के बिहार में फैलने की दास्तान भी बहुत दिलचस्प है। मुगल बादशाह औरंगजेब ने जब अपने पोते अजीमुस्शान को सन 1703 ईस्वी में बिहार का सूबेदार बनाकर भेजा, तो उसने पटना में एक अदालत कायम करवाया और शाही फरमान के तहत पटना का नाम अजीमाबाद रखा। वह अजीमाबाद को दूसरी दिल्ली बनाना चाहता था। उसने अजीमाबाद में आर्ट और कल्चर को इतना बढ़ावा दिया कि उसी के दौर में ठुमरी, दादरा, गजल और चैती बिहार की खासियत बन गई। पटना के अलावा गया, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, भागलपुर और सहरसा ठुमरी के केंद्र बन गए। फ्रांसीसी यात्री फ्रांसिस बुकानन हैमिल्टन जब सन 1811-12 के दरमियान पटना आए, तो उन्होंने अपने सफरनामे में यह जिक्र किया है कि पटना सिटी में 5 ऐसी मशहूर तवायफें थीं जिनकी मकबूलियत चारों ओर फैली हुई थी, जिनमें माहताब सबसे हसीन थी और लाजवाब गाती थी। जिस वक्त जनाब बुकानन पटना आए थे, उस वक्त माहताब की उम्र
तकरीबन 36 साल थी और उस वक्त उसकी रात भर के मुजरे की फीस 700 रुपए थी। राजेश्वरी बाई भी अपने जमाने की मशहूर तवायफ थी। उसके गले में बड़ा दर्द था। पटना सिटी की जोहराबाई तो ठुमरी गाने में अव्वल थी। ठुमरी के उस्ताद हारमोनियम वादक भैया गणपत राव लट्टू होकर गंडा बंधवाने के लिए अपनी कलाई उनकी ओर बढ़ा दी थी। मियां अली कदर के तबले और बहादुर खां की सारंगी की खनक से ठुमरियों में 4 चांद लग जाते थे। यानी उसी समय ठुमरी अपने शबाब पर थी। साहिबो, ढेलाबाई की दास्ताने जिंदगी को बयान करने से पहले अब जरा उनके खानदान के बारे में भी जान लेना गैर मुनासिब न होगा। 11 मई सन 1817 की बात है। जान निकाल देने वाली तेज धूप की तपिश में एक जयीफ ठेले वाला खान बहादुर सेठ मोहम्मद हारून के भट्टे से ईंट लेकर दिल्ली की ओर जा रहा था। अचानक कुतुब मीनार की जानिब से एक अंग्रेज हाकिम की सवारी आई और वे ठेले वाले से साइड देने को पों पों बजाने लगे और लगे दनादन उस ठेले वाले को पीटने। ठेले वाले ने भी गोरे हाकिम का बगैर कोई लिहाज किए जम के अपनी ताकत का मुजाहिरा किया। गोरे हाकिम ने वहां जान बचाकर भागने में ही अपनी खैरियत समझी। गोरे साहब को पीटने वाले जो ठेले वाला था वह कोई और नहीं, ढेलाबाई के परनाना थे, पीर जी घसियारे। थोड़े पढ़े लिखे थे, दीन अली शाह कलंदर के तकिए पर ताबीज बांटते थे और कुछ दिन एक मदरसे में पढ़ा भी चुके थे। ढेलाबाई की नानी अफसाना बेगम शाम की महफिल के पहले दीन अली शाह कलंदर के तकिए पर आती थी। वहीं पीर जी घसियारे से अफसाना बाई का इश्क परवान चढ़ा। एक औलाद हुई, बेटी, जिसका नाम रखा मेहरू। मेहरू जब 3 हफ्ते की थी तभी उनके बाप पीर जी घसियारे ईस्ट इंडिया कंपनी के पुलिस की गोली के शिकार हो गए। यही बच्ची मेहरू जब बड़ी हुई तो नाम मेहरूबाई के नाम से विख्यात हुआ। इसी नाम से वो मकबूल हुई। जैसे मेहरूबाई की पैदाइश के ठीक 3 हफ्ते बाद उनके बाप का इंतकाल हो गया, उसी तरह ढेलाबाई के पैदा होने के 3 हफ्ते बाद ही उनकी मां मेहरू भी अल्लाह को प्यारी हो गई। बहुत छोटी छोटी बीमारी में तब लोगों की मौत हो जाया करती थी। दरअसल ढेला की पैदाइश के 3रे हफ्ते मेहरूबाई को टिटनस हुआ। उसकी वजह से तेज बुखार, और वही बुखार उनके लिए जानलेवा साबित हुआ। इसलिए बगैर मां की बच्ची ढेलाबाई को उनकी नानी अफसाना बेगम ने पाला पोसा। अंग्रेज सिपाहियों को सुबह था कि अफसाना बेगम अपने कोठे पर सन 1857 के गदर की बगावत में शाना बसाना लड़े अपने आशिक पीर जी घसियारे के साथियों को पनाह देती हैं। इसी शक की बुनियाद पर कई बरस बीत जाने के बाद तक भी गोरे सिपाही उनके कोठे पर जब तब छापेमारी करते रहते थे। तंग आकर अफसाना बेगम अपनी नवासी ढेलाबाई को लेकर अपने एक कदरदान रईस खत्री के साथ दिल्ली से कानपुर चली गई। कानपुर में भी जब जी न लगा तो रिश्ते की खाला जलेबा बानो कव्वाला के पास सूबा बिहार के शहर मुजफ्फरपुर के बहु बाजार चली गई। मुजफ्फरपुर में जलेबा बानो का खूब जलवा था। मुजफ्फरपुर में ही ढेलाबाई ने होश संभाला और यहीं उनको उर्दू, भाखा, हिंदी को तब भाखा भी कहते थे, और क्लासिकल मौसीकी की तालीम मिलने लगी। अलग अलग तरह के उस्ताद रखे गए, पढ़ना लिखना सिखाने वाले अलग और मौसीकी की तालीम देने वाले अलग। रईस कद्रदानों से बोलने, महफिल में उठने बैठने की तहजीब ढेला को सिखाई जाने लगी। जलेबा बानो और अफसाना बेगम पीतल के हुक्के में गुलकंद, बादाम, अखरोट, केसर और गुलाब के चूरन का धुआं गुड़गुड़ाती हुई बैठी रहती थी और ढेला के रियाज और हिदायत दे रहे उस्ताद को सुनती रहती थी। वे बोलती तभी जब उस्ताद कोई गलती कर बैठते। ढेला जब रियाज खत्म करके खेलने के लिए भाग जाती तब जलेबा बानो उनको उनकी गलतियां बताती
और 12 साल की ढेला गौर करती कि उनके तमाम उस्ताद नानी जलेबा बानो का लोहा तो मानते ही थे, दबते भी बहुत थे। अफसाना बेगम और जलेबा बानो की गायकी का जादू इधर जैसे ही उतरने को हुआ तो ढेला की गायकी ने सब संभाल लिया। कोठे की रौनक ऐसी बढ़ी कि गुड़ के ढेले पर चींटियों की कतार लग जाती है। उसी तरह से ढेलाबाई को सुनने के लिए दूर दूर के तमाम रईस मुजफ्फरपुर के बहु बाजार में चींटियों की तरह जुटने लगे। इन्हीं कद्रदानों में एक कद्रदान थे जिला छपरा के जमींदार हलवंत सहाय। हलवंत सहाय ने एक दिन किसी से चर्चा सुनी कि अफसाना बाई की नवासी ढेलाबाई हूर जैसी खूबसूरत है, मुगल खून है उसमें। अफसाना बेगम और जलेबा बानो ने मिलकर पाला है उसे। वह उर्दू फारसी तो जानती ही है, संस्कृत भी बहुत मेहनत से सीखी है। पटना, बनारस, छपरा, बलिया, कलकत्ता के कई रईस इस फेर में हैं कि उसे उठा लाए और अपने घर बिठा ले। हलवंत साहब मुख्तार भी थे, बड़े जमींदार और रईस भी। ढेलाबाई की जब चर्चा सुनी तो उनसे रहा न गया। सोनपुर के मेले में जब एक झलक ढेला को देखा तो उसको पाने के गम में खाना पीना तक भूल गए और किसी चीज का होश न रहा। ढेलाबाई को अगवा कर लेना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि शहर के सब दारोगा हाकिम उसकी नानी जलेबा बानो की मुरीद थे। इतना आसान नहीं था अफसाना बाई से लोहा ले पाना। पुलिस तो जो करेगी सो बाद में करेगी, उससे पहले उनके पाले हुए गुंडे ही ऐसी जुर्रत करने वालों की बोटी बोटी कर देंगे। लेकिन यह सब जानते हुए भी मुख्तार साहब बाबू हलवंत राय ने ढेलाबाई को अगवा करके लाने के लिए पूर्वी गीतों के बेताज बादशाह महेंद्र मिसिर के आगे हाथ जोड़े। महेंद्र मिसिर भोजपुरी गीतकार और संगीतकार थे और चूंकि अक्सर ढेलाबाई के कोठे पर गीत सिखाने के लिए जाते थे, इसलिए अफसाना बेगम, जलेबा बेगम और ढेला को पहले से जानते थे। उन्होंने ऐलान कर रखा था कि वह ढेलाबाई से शादी करके उसे अपने घर में रखेंगे। ढेला भी उनसे बेपनाह मोहब्बत करती थी, जबकि इधर महेंद्र मिसिर के दोस्त बाबू हलवंत सहाय ढेलाबाई को चाहने लगे थे। दोस्ती की वजह से महेंद्र मिसर ने अपनी मोहब्बत का गला घोंट दिया और ढेलाबाई को हलवंत सहाय के लिए उसी तरह उठा लाए जैसे अंबालिका को भीष्म पितामह उठा लाए थे। ढेलाबाई की नानी और जलेबा बेगम रोती चिल्लाती रह गई, मगर कुछ न हुआ। हलवंत सहाय के सामने पुलिस की एक न चली। थक हार कर ढेलाबाई ने इसको अपनी किस्मत समझ लिया। महेंद्र मिसिर की मदद से बाबू हलवंत सहाय ने जोर जबरदस्ती से ढेलाबाई को उठवा तो लिया, मगर वे ढेला का दिल भी जीतना चाहते थे। इस काम में एक बार फिर उनके सहायक बने महेंद्र मिसिर। तब ढेलाबाई न चाहते हुए भी हलवंत सहाय के साथ रहने के लिए मजबूर हो गई। घर की चार दीवारी में उसे बहुत सारी बंदिशों में जीने की आदत डालनी पड़ी। वह उनकी बेगम बनकर जीना चाहती थी, जबकि हलवंत सहाय उसे उसके माजी से निकलने नहीं देता था। उसे गोरे अंग्रेजों के सामने नाचना गाना पड़ता था। शौहर के सामने ही अंग्रेज हाकिम ढेलाबाई के साथ बेजा हरकतें भी कर देते, जिस पर बजाय खफा होने के मुख्तार हलवंत सहाय खुश होते थे। इन चीजों से ढेलाबाई बहुत दुखी रहा करती थी। अब ढेलाबाई से रहा न गया। ढेला महेंद्र मिसिर को खत लिखने बैठी और जो उसने खत में लिखा जरा वो भी सुन लीजिए। मिसिर जी, मेरे हालात में रत्ती भर भी फर्क नहीं आया। जो मैं पहले थी अब भी हूं। रंडी की बेटी के लिए जैसे कोई कुछ भी कह सकता है, जिसके साथ कभी भी किसी भी समय दरवाजा धकिया कर कोई भीतर घुस सकता है। सामने पान की दुकान है, कोई खंडहर की दीवार से पूछकर तो पान की पीक नहीं फेंकता। मैं हूं वही खंडहर की दीवार। हर रंडी वही दीवार है, वह चाहे कोठे पर हो चाहे कोठी में। पहले भी मुजरा करती थी, अब भी करती हूं। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले रुपया मेरे हाथ में आता था,
अब मुख्तार साहब के हाथ में आता है। पहले पांव में बस घुंघरू थे, अब पाबंदियों की मोटी जंजीरें भी हैं। यहां मत जाओ, वहां मत जाओ, इससे बोलो, उससे मत बोलो, ये करो, वो मत करो। सुनते सुनते मेरे दिमाग की नसें तड़कने लगी हैं। खाना इनका दिया खाती हूं, इसलिए सांस रोककर बगल में लेट जाती हूं। हर रोज उबकाई आती है तो मन को यही दिलासा देती हूं कि कर्जा चुका रही हूं या किराया खाने पीने का, रहने सहने का। ढेलाबाई के इस खत को पढ़कर महेंद्र मिसिर को अपनी गलती का एहसास हुआ। महेंद्र मिसिर ने हलवंत सहाय के खानदान वालों से लड़कर ढेलाबाई को उनका मुनासिब हक दिलवाने में कामयाब हुए। ढेलाबाई के नाम से एक मंदिर बना जो आज भी मौजूद है। मुजफ्फरपुर में ढेलाबाई की जोगिनिया कोठी आज भी बाकायदा मौजूद है। जब हलवंत सहाय न रहे, महेंद्र मिसिर गुजर गए, तो ढेलाबाई ने शहर गया का रुख किया और आखिरी वक्त तक गया में ही रही, जहां एक्टर संजय दत्त की नानी जद्दन बाई का भी एक घर था जो उन्हें उनके एक चाहने वाले ने बतौर तोहफा दिया था। उनकी बेटी नरगिस जब तक जिंदा रही तब तक वह गया आती रहती थी, जहां ढेलाबाई से मिलकर नरगिस उन पुराने दौर को जी लिया करती थी। तो सामीन, ये थी ढेलाबाई की दास्ताने जिंदगी। ये दास्तान आपको कैसी लगी यह कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। अगर दास्तान पसंद आई हो तो लाइक करें, और अगर आप तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो आप कर लें, ताकि आपको मुसलसल वीडियो की इत्तला तो मिलती रहे। अगली वीडियो तक के लिए हम आपसे इजाजत लेते हैं। अलविदा।